अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एजेंडा पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं अर्शिया अफजल। नाज़रीन, जैसे कि फरवरी का महीना है और डेफिनेटली ये महीना हम यौम कश्मीर के तौर पर मनाते हैं और 5 फ़रवरी को हमने यौम कश्मीर मनाया और ये पूरा महीना ही हम जो है वो कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए वक्फ करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी हम कश्मीर पे बात करेंगे, उसके अलावा कुछ और पाकिस्तान से रिलेटेड इशूज़ हैं उन पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, हम कश्मीर से ही बात शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मेजर रिटायर्ड SM नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, जिस तरीके से अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम कश्मीर के लिए हमने ये महीना वक्त कर दिया होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं कश्मीर इशू को लेकर, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिहाइयों से हम कश्मीर के इशू को जो है वो अनरिजॉल्व ही देख रहे हैं। जितनी एफर्ट्स कर ली, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम चले गए और मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो है वो एक ज़बरदस्त स्पीच भी दी UN के प्लेटफॉर्म पे, बट इवन देन कोई हल सामने नहीं आ रहा। हम उसकी तरफ भी मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मतलब प्रोग्राम हमारा देखा जा रहा होता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ देख रहे होते हैं, यूथ देख रही होती है, बच्चे देख रहे होते हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दें कि कश्मीर इशू बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की तरफ भी जाना चाहूँगा। थोड़ी कश्मीर की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। कश्मीर की हिस्ट्री तकरीबन 4-5 हज़ार साल पुरानी है। इस पर पहले हिंदुओं की हुकूमत रही, उसके बाद इसके ऊपर बुद्ध मत वालों ने भी रूल किया, उनके एम्परर्स रहे। उसके बाद इसको अशोका ने जो है बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद दोबारा हिंदू शिवाइज़्म यहाँ पे लॉन्च हुआ। 1339 के अंदर यहाँ ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये मुस्लिम रूल के अंडर में आया और मुसलमानों ने उसके बाद तकरीबन कश्मीर में 500 साल 1339 से लेकर आप समझ लें कि 1840 तक जो है या 1819 तक मुसलमानों का रूल रहा, जिसमें ये मुग़ल एम्परर्स भी रहे और साथ साथ वहाँ पर जो आप देखते हैं कि मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है, तो वहाँ हज़रत शाह हमदानी साहब ये सूफ़ी वहाँ पे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिशनरी कंट्रीब्यूशन है इस्लाम की प्रीचिंग में। ये वहाँ की एक हिस्ट्री है। और आप देखें कि 1819 के अंदर जब ये सिखों के पास आया, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, तो उन्होंने उनके साथ सिखों का एक वॉर हुई जो कि 1845 में 1845 में जंग हुई, जिसमें सिखों को शिकस्त हुई। लेकिन कुछ सिख जो इसमें इनके साथ थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और उन्होंने इस जंग में उनको सपोर्ट दिया, जिसमें ये महाराजा गुलाब सिंह भी था। तो अंग्रेज़ों ने महाराजा गुलाब जो सिंह थे, और उनको जो है ये इनाम में जो है ये इन्होंने जो है वो उसके बाद इनको ये एम्परर बनाया। ये बेसिकली रणबीर सिंह के पोते कहलाते हैं। रणबीर सिंह भी जो इसी डायनेस्टी में और इसी की हिस्ट्री में कश्मीर में ये जो सिखों का दौर गुजरा है उसमें रूलर रहे हैं, और उनके ये ग्रैंड आप कह लें कि ये पोते थे उनको ये दिया। अंग्रेज़ों ने इनको ये जब इसको एक प्रिंसले स्टेट का दर्जा दिया और साथ ही उनको ये बेच दिया, और उनसे तकरीबन 75 लाख रुपए उस वक़्त के 7.5 मिलियन रुपीज़ उन्होंने इसके बदले में उनसे लिए। और ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया उन्होंने ये जिसको डोगरा डायनेस्टी कहते हैं उसके हवाले कर दिया है। और ये महाराजा जो गुलाब सिंह है, इन्होंने वहाँ पे रूल शुरू कर दिया, जबकि वहाँ मेजॉरिटी मुसलमानों की थी। जितने भी वहाँ पे सेंसस हुए, हमेशा मेजॉरिटी अल्लाह के करम से मुसलमानों ही की रही है, जब से ये मुसलमानों के अंडर रूल आया है। आप देखें कि जब ये महाराजा गुलाब सिंह ने इस यहाँ पे रूल किया, तो उसने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए, जिसकी वजह से मुसलमानों ने कई दफ़ा वहाँ रिवॉल्ट किया। उसमें ये वहाँ की जो नेशनल कांग्रेस के नाम से एक जमात बनी, जिसको शेख अब्दुल्ला, ये जो आप नाम सुनती हैं बहुत ज़्यादा, जो इन्होंने उस रिवॉल्ट में हिस्सा लिया। लेकिन बाद में जब ये ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे थे और पाकिस्तान और इंडिया को उन्होंने आज़ाद किया, तो ऐसी आज़ाद रियासतें तकरीबन कोई 500 साढ़े 500 के करीब थी उस वक़्त। अराउंड 562 प्रिंसले स्टेट्स थी, जिनका डिफेंस फॉरेन करेंसी ब्रिटिश के पास था, लेकिन बाकी लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स, सारे कवानीन, टैक्स वो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के ही पास था।
उनको उन्होंने ये दिया ऑप्शन कि अगर ये कंट्रीज़ मुसलमान के पास जाना चाहे, किसी कंट्री के साथ एक्सेशन करना चाहे, इल्हाक करना चाहे तो उस कंट्री के साथ कर लें, और अगर ये आज़ाद रहना चाहें तो ये आज़ाद भी रह सकती हैं। जबकि रेडक्लिफ अवार्ड के मुताबिक ये था कि जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके हैं वो पाकिस्तान के अंदर तस्वुर किए जाएंगे, और जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज़ नहीं हैं वो इंडिया स्टेट के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। इस रूल के तहत जो ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये बेसिकली जम्मू कश्मीर कहलाता है, इसमें ये 3 हिस्से हैं, जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है और अक्साई चाइना है। ये 4 एरियाज़ हैं, रीजन से, जिनका कम्बिनेशन है जिसको हम कश्मीर कहते हैं। इस कश्मीर को उस हिसाब से पाकिस्तान के साथ एक्सेशन करना थी, लेकिन यहाँ पर जो महाराजा गुलाब सिंह का जो एक आगे इनकी नस्ल में जो महाराजा हरी सिंह था, वो उस वक़्त रूलर था 1947 के अंदर। उसने जो है कहा कि मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, जबकि रेडक्लिफ अवार्ड के मुताबिक उसकी एक्सेशन पाकिस्तान के साथ होनी थी। जब उसने कहा कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं तो वहाँ पूंछ जो एरिया है उसके अंदर जो मुसलमान हैं उन्होंने रिवॉल्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा पाकिस्तान के साथ एक्सेशन होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहिए। वहाँ इसने बहुत ज़्यादा, हरी सिंह ने, जो महाराजा हरी सिंह था, इसने बहुत ज़्यादा वहाँ कत्लेआम किया और बहुत ज़्यादा मुसलमानों को इन्होंने वहाँ क्रश किया। और उसके साथ उस वक़्त ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो फ़ारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला जिनके हम नाम लेते हैं, ये लोग भी उनके साथ मिल गए और उन्होंने हिंदुओं का साथ दिया उस वक़्त। और उस वक़्त जब ये मसला बना कायद-ए-आज़म के सामने, ये जो लियाकत अली ख़ान उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, उनके सामने आया, तो उन्होंने इसके ऊपर अपनी आवाज़ वॉइस रेज़ की। लेकिन वहाँ पे जो पूंछ में जो ये हुर्रियत पसंद जमात, जो ये इसने आज़ादी का नारा लगाया और पाकिस्तान के साथ इल्हाक का नारा लगाया, उन्होंने रिवॉल्ट किया और उन्होंने उस महाराजा हरी सिंह के ख़िलाफ़ बगावत की और तकरीबन ये जिसको आज हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये इन्होंने आज़ाद करवा लिया। और जो दूसरा जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, जो इंडिया के पास है, वो इन लोगों ने साजिश के तहत, जो हरी सिंह था उसने इंडियन गवर्नमेंट को इनवाइट किया कि आप आ जाएं और आकर जो है वो कश्मीर का नज़्म व नसक संभालें और मुझे जो है ये जो बागी हैं इनसे बचाएं। तो इंडिया ने उस वक़्त माउंट बैटन उसको लीड कर रहे थे, इंडिया की जो आर्मी थी, और उन्होंने यहाँ पर अपनी मिलिट्री को उतारा श्रीनगर के अंदर, उनकी आर्मी आ गई और उन्होंने जो है मकबूजा कश्मीर को कब्ज़ा कर लिया। बहरहाल 1948 में जाके ये सीज़ फायर हो गया और मामला यूनाइटेड नेशन में चला गया। यूनाइटेड नेशन ने भी डिसाइड किया, उन्होंने डिसीजन दिया, उन्होंने एक कमीशन बनाया। उस कमीशन ने ये बताया कि जी प्लेबिसाइट होगा, रेफरेंडम होगा, जिसके साथ ये जाना चाहते हैं उसके साथ उनकी एक्सेशन होगी। अगर ये आज़ाद रहना चाहते हैं तो इनको आज़ादी का स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त थी कि दोनों तरफ की जो फ़ौजें हैं ये अपने एरियाज़ खाली करें और ताकि न्यूट्रलिटी के साथ इस पूरे कश्मीर के अंदर जो है वो इलेक्शन कराए जाएँ और प्लेबिसाइट और रेफरेंडम। इंडिया ने उसको अपोज़ किया और ये रेफरेंडम नहीं होने दिया, और क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही प्लेबिसाइड होगा तो इस वक्त ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और ये मेजॉरिटी में चले जाएंगे और इलेक्शन में इंडिया कभी भी कश्मीर को हासिल नहीं कर सकेगा। तो उसने ये इलेक्शन नहीं होने दिए और इस तरह से ये कश्मीर रेजोल्यूशन अभी तक उसी तरह से अभी हम आपकी बात सुन रही थी, आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री एक तरीके से हमें बताई। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स 1948 से लेकर टिल टू 2021 में आज हम पहुंचे हुए। क्या इतने हेल्पलेस हैं हम कि हम उस चीज़ के लिए जिस तरीके से हमें एफर्ट करनी, क्या हमारी एफर्ट में कहीं कमी आ रही है या कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी का कुछ इस तरीके से इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, स्पेशली मैं यूएस की बात करेंगी, यूएन की बात करूँगी, इतना इन्फ्लुएंस है कि कश्मीर आज तक हम आज़ाद नहीं करवा पा रहे? देखिए, एक तो वहाँ इंडियन ऑक्यूपेशन है, उनकी आर्मी लगी हुई है, और आप देखें कि उस छोटे से एरिया के अंदर ये टोटल जो मिला के पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर और इंडिया का मकबूजा कश्मीर तकरीबन 86,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया है। उसके खाली जो 35% के ऊपर इंडिया काबिज़ है, ठीक है। उस हिस्से के अंदर भी आप देखें उसने तकरीबन कोई 8-9 लाख फ़ौज रखी हुई है। उसने उसको पूरा एक मिलिट्री कैंटोनमेंट बनाया हुआ है।
आप देखें उसके ऊपर अटैक तो नहीं कर सकता ना पाकिस्तान इस केस को सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर पीसफुल रेजोल्यूशन के ज़रिए से, जिस तरह से दुनिया के तौर तरीके हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, तौर तरीके ये कहते हैं कि जी जो भी हमारे आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इंटर कंट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो बैठकर यूनाइटेड नेशन का इदारा बनाया गया, उसके अंदर रिजॉल्व होंगे। वहाँ पाकिस्तान ले गया और वहाँ पर पाकिस्तान ने वो रेजोल्यूशन 1 किया, जिसके तहत वहाँ ये हुआ कि जी प्लेबिसाइट होगा। वो दिन है और आज का दिन है। इंडिया ने कभी भी वहाँ 1948 से लेके आज तक कभी भी यूनाइटेड नेशन की उस करारदाद के ऊपर अमल नहीं होने दिया, ना ही प्लेबिसाइट होने दिया, जिसकी और साथ साथ उस जगह उसने अपनी मिलिट्री उतार दी। तो वो जो आपकी बात है कि हम देखिए किसी मुल्क के ऊपर हमला तो नहीं कर सकते, बिल्कुल। बाकी दुनिया के अंदर हम इसको प्रोपेगेट करते हैं कि देखें इंडियन एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उस एरिया के अंदर, ह्यूमैनिटेरियन वायलेशंस हो रही हैं, इस तरह से जुल्म जबर हो रहा है, कैद खाना बनाया हुआ है, वो हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि आजकल की दुनिया जिस तरह से पोलराइज हो गई है कुछ मजहबी बुनियाद के ऊपर, उसमें इस्लाम फोबिया की वजह से मुसलमानों को या बीइंग पाकिस्तानी एज ए मुस्लिम कंट्री हमें वो फेवर अभी तक हेड ऑफ स्टेट्स की तरफ से, कंट्रीज़ की तरफ से हमें वो नहीं मिला। यही तो मेरा सवाल है कि ये एक्चुअल इशू आ कहाँ से रहा है? क्या इंटरनेशनल क्या यूएन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस कश्मीर इशू को, क्योंकि वहाँ तो देखा ये जाता है कि उनका अगर एक डॉग भी मरता है या इस तरीके से करता है तो एक कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं वो उठाकर। यहाँ इतने मुसलमानों का खून हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा, या हम अपनी आवाज़ उस तरीके से नहीं उठा पा रहे? देखिए इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं, हम अपनी आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से उठा रहे हैं और जाहिर है कि देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमें इससे भी बेहतर तरीके और मैसर आ सकते हैं और हम कर सकते हैं। माजी में शायद ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब गवर्नमेंट काफ़ी हद तक इसके ऊपर काम कर रही है। आप देखें कि यूरोपीय यूनियन के अंदर उनकी पार्लियामेंट के अंदर इस मसले को उठाया गया। अभी आप देखें कि न्यूयॉर्क की जो असेंबली है उन्होंने 5 फरवरी को अपना न्यूयॉर्क का डे, कश्मीर के डे के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया कि हमेशा 5 फरवरी को कश्मीर डे के तौर पर सेलिब्रेट कराया जाएगा। इसी तरह आप विकीपीडिया पे जाके देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया किस तरह से वहाँ एट्रोसिटीज़ कर रहा है, किस तरह से ह्यूमैनिटेरियन वायलेशंस कर रहा है और वहाँ पे लोगों को किस तरह से उसने जबर में रखा हुआ है और जेल बनाई हुई है, सारी दुनिया के सामने है। लेकिन मसला यही है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ी कंट्री है, फिर उनका जो इस वक्त रोल बना हुआ है कि एक हिंदू स्टेट के तौर पर, तो दुनिया में इस वक्त ऐसी किसी भी कंट्री को अच्छा समझा जाता है जो एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स या सेंटिमेंट्स रखती हूँ, अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल जो अवाम हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, कश्मीरियों के साथ हैं। इसलिए आपने देखा कि जो न्यूयॉर्क की असेंबली थी, उन्होंने अगर यूनाइटेड स्टेट के लेवल पर, एक कंट्री लेवल पर नहीं हो रहा तो स्टेट लेवल पे देखें चीज़ें हो रही हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा आप देखें कि यूनाइटेड नेशन तो पाकिस्तान की सपोर्ट में, उन्होंने तो रेजोल्यूशन पास की हुई, ठीक है, और इसके लिए जो उनका जो कमीशन था उसने प्लेबिसाइड के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन इंडिया ने उनको वो इलेक्शन कराने के लिए वो इन्वायरमेंट ही नहीं होने दिया, ना अपनी फ़ौजें उन्होंने पीछे करी। सर वो इतने हेल्पलेस है कि इंडिया के आगे हथियार डाल दें अगर इंडिया नहीं प्लेबिसाइड करवाने देगा? हेल्पलेस नहीं है, लेकिन हर कंट्री किसी और के मसले के लिए किसी कंट्री के ऊपर चढ़ाई तो नहीं कर सकता। बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन इस वक्त तमाम कंट्रीज जैसे मैंने बताया कि पोलराइज हुई हैं। वेस्ट के अपने इंटरेस्ट हैं इंडिया के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अपने इंटरेस्ट हैं। जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं वही आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। जो हमारे अरब कंट्रीज़ हैं ये भी इस वक्त दुनिया के अंदर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, आप देखें, लेकिन उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली उनका जो कुछ स्टैंड है वो उस तरह से नहीं है। OIC ऑलमोस्ट एक आप देख लें कि उसका कोई फंक्शन इफ़ेक्टिव रोल नहीं है मुस्लिम उम्मा के लिए, जबकि वो OIC बनी इसलिए थी कि मुस्लिम उम्मा के जितने भी क्राइसिस होंगे, इश्यूज़ होंगे, वो म्यूचुअली वहाँ पे बैठ के हम इस्लामिक कंट्रीज़ उनको रिजॉल्व करेंगे। तो ये एक थोड़ी सी बदकिस्मती है इस वक्त पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के पास वो सपोर्ट और वो चीज़ें नहीं हैं, बीइंग जमहूरिया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम की वजह से शायद। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि देखिए टाइम लगता है। दुनिया भर में आप देखें कि मूवमेंट छुटी है, इवन पाकिस्तान मूवमेंट आप अगर देखें तो देखिए इसमें भी 1857 की बगावत के बाद से 100 साल का अरसा लग गया तकरीबन।
लेकिन ये ख्वाब एक दिन बहरहाल जो है वो कंप्लीट हो गया और 1947 में पाकिस्तान बहरहाल आज़ाद हो गया। जितनी लोगों के आप देखें क्लेम अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं की तो वापस में हिंदू मुस्लिम फसादात में वायलेंस जो हो गया और उसकी वजह से काफ़ी क्लेम्स हो गई। तो बहरहाल ये कुर्बानियाँ होती हैं और कश्मीरी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अभी तो इमरान खान साहब ने देखें एक और ऑप्शन दे दिया उन्होंने उनसे कश्मीरियों से खिताब करते हुए कहा 5 फरवरी को कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप आज़ाद रहना चाहते हैं तो आप आज़ाद रहें, हमें कोई इशू नहीं। हम तो चाहते हैं कि जी आपकी जो वहाँ के लोग हैं, जो नेटिव हैं, जो रेजिडेंट हैं, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, उनकी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस मसले का जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी हमारी बैड लक है। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, करंट गवर्नमेंट की बात करूं, करंट हमारा जो मिलिट्री स्ट्रक्चर की बात करूं, उसको लेकर आप कितने पॉजिटिव हैं कश्मीर इशू के रिजॉल्व होने के लिए? देखिए कश्मीर में पाकिस्तान कोई भी, क्योंकि एक चीज़ तो चले, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज़ तो हम देखेंगे कि पिछली गवर्नमेंट्स में उस तरह का सीरियसनेस लेवल नहीं देखा गया, इस गवर्नमेंट में देखा गया है। देखिए ये तो खैर है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि अब पहले से ज़्यादा एक्सेलरेटेड पेस पे काम हो रहा है और पहले शायद ऐसे नहीं हुआ। अब प्राइम मिनिस्टर लेवल पे वो खुद इन्वॉल्व होते हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी जितनी भी एम्बेसीज़ हैं उनको सबको कहा कि इस चीज़ को प्रमोट करें और लोगों को ये अवेयरनेस दें कि व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड ये कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है। तो ये जो जेनोसाइड हो रही है उसको प्रोपेगेट करें। एज़ फार एज़ देखिए आप बात कर रही हैं कि हमारी मिलिट्री या पाकिस्तान एज ए स्टेट, देखिए हमारा रोल हमेशा एक जिम्मेदाराना स्टेट के तौर पर रहा है। जब भी हम हमेशा डिफेंसिव अप्रोच की तरफ ही जा रहे थे, चाहे हमारे हर रिस्पॉन्सिबल कंट्री जो है ना डिफेंसिव अप्रोच ही करता है। बाकी इसका मतलब ये नहीं होता कि हम ऑफेंसिव नहीं कर सकते। हम आपने देखा है अल्लाह का करम है हमारे पास हर चीज़ है, स्ट्रेटेजिकली डिफेंसिव अप्रोच की तरफ, लेकिन हमारी अप्रोच इसलिए डिफेंसिव है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं। हम किसी और कंट्री के अंदर अननेसेसरीली इंटरफेयर या मुदाखलात इंटरवीन हम नहीं करते, ना ही हमारा कोई इस तरह का कोई रोल है ना हमने कभी किया। ये आपने देखा कि पुलवामा का अटैक भी हुआ, आज वो आपने देखा कि जो बिल्कुल वो रिवील हो गया कि उनकी अपनी लीक हुई है, उसकी वॉइस जो है वो जो उनका साफ़ी है, तो उससे पता चल गया कि ये इंडियन आर्मी ने खुद जो है वो कराया है। इसको देखिए जो खुद कराते हैं इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्रिएट करते हैं और उसका सारा मलबा पाकिस्तान में डालते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि देखिए वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको ही पाकिस्तान ने कहा है कि जनाब देखें ये आपको ही कुर्बानी देनी होगी और आपको ही इनके ख़िलाफ़ उठना होगा, और वहाँ के लोग उसी वजह से वहाँ उठे हुए भी हैं और वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो ये जिस तरह से आप देखती हैं कि एक दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पूरी दुनिया में छाई हुई थी, आज ये कि उनका सूरज गुरूब नहीं होता था, आज वो एक छोटी सी जगह पर सिमट के रह गए हैं। USSR एक बहुत बड़ी यूनियन थी आप देखें, और आज वो सिमट के खाली रशिया तक रह गई। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंडिया के भी इसी तरह से टुकड़े होंगे और ये बिल्कुल ऐसे, और मेरे ख्याल से वो स्टार्ट अप हो चुका है टू सम एक्सटेंट। जिस तरीके से दिल्ली में आपने देखा कि इंडिया के उसमें झंडा लहरा दिया उन लोगों ने, सिखों ने, बिल्कुल आप देखिए कि वो एक सिख ने जाके लाल किले के ऊपर जिस तरीके से खालिस्तान का झंडा लहरा दिया, ठीक है। तो उनकी भी डिमांड है कि जी उनका जो सिख डोमिनेटेड एरिया है, बिल्कुल आप देखिए कि पहले अभी तक जो इंडिया इंटीग्रेट था वो शायद इस वजह तक है कि सेकुलर कंट्री के तौर पे इसका फेस था, लेकिन मोदी ने आकर वहाँ पर जो है ये सेंटिमेंट्स जो ये राष्ट्रीय सेवक सिंह वाला रोल उसने प्ले किया उसके मेंबर का, और तमाम जितने भी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं उनको उसने क्रश करने का जो है वो प्लान किया हुआ है। वो बारी बारी आप देखिए तमाम के साथ वो क्रश करा। उससे फ़ायदा ये हुआ है कि अब तमाम मुसलमान जो वहाँ रहते हैं, जो कि दुनिया में एक बहुत बड़ी वहाँ एक मेजॉरिटी की है, लेकिन इंडिया के अंदर ठीक है माइनॉरिटी हैं, बट 25 लाख मुसलमान हैं, 25-30 लाख मुसलमान, तो वो अब खड़े हो गए हैं और उनके अंदर वो सेंटीमेंट्स डेवलप हो गए हैं। जो कभी वो कहते थे कि जी इंडिया हमारा मुल्क है, आज वो कहते हैं कि हमने गलती की जो उस वक़्त हमने जो है ये इंडिया के टाइम पे हमने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। आज वो जगह जगह आप सोशल मीडिया पर सुने तो यू विल फाइंड सच स्पीचेस लाइक दिस। तो अब ये वहाँ बहुत ज़्यादा अलहदगी की तहरीकें इंशाल्लाह उठ रही हैं, और आपने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ देखा होगा कि इंडिया में कितनी ज़्यादा ये तहरीकें ज़ोर पकड़ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जब तक मोदी रह रहे हैं शायद पॉजिटिव बिल्कुल ये एक कैटलिस्ट के तौर पे है कि ये बहुत जल्दी हाँ जो है इंडिया को डिसइंटीग्रेट कराएगा, जो ये इंडिया का हिंदू तवा चेहरा ये दुनिया के सामने ला। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, अब आते हैं कुछ इंटरनल इश्यूज़ की तरफ। जी सेनेट
का इलेक्शन की अभी बात हुई, स्पेशली शो ऑफ हैंड की बात हुई, जिस पर बिलावल साहब का बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिजर्वेशन और बहुत आउटराइट रिजर्वेशन सामने आ गया। किस तरीके से लेंगे आप इस रिजर्वेशन को, कि क्या होना चाहिए ये रिजर्वेशन, या एक बिला वजह की एक हाइप क्रिएट की जा रही है इसको लेकर? देखिए, ये जितने भी हिज़्ब इख्तिलाफ है या गवर्नमेंट है, इन सब का हमेशा से एक स्टैंड शुरू से रहा है सेनेट इलेक्शन के बारे में। और मिसाक़ जमहूरियत में भी जो ये हिज़्ब इख्तिलाफ थी, इन्होंने आपस में दोनों पार्टीज़ थी, तो उनका यही स्टैंड था कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए से, ओपन बैलेट के ज़रिए से सेनेट के इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि सेनेट में बहुत ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग होती है। आपने देखा है कि पूरे पाकिस्तान से ये जो असम्बलीज़ के जो मेंबरान हैं ये वोट देते हैं, तो बहुत सारे इसमें बिक जाते हैं। तो जो भी सीटें लेना चाहता है, आपने देखा है जो सेनेट का जो मेंबर बनना चाहता है वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, और वो पैसे जब लोगों को मिलते हैं तो वो फिर उनको इलेक्ट करते हैं। तो ये इमरान खान ने इस दफ़ा यही सवाल किया है कि जी, इमरान खान को भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ इसमें, अगर आप ऐसे न्यूट्रल मुझसे पूछें तो उन्हें भी डर है कि पैसे से कहीं उनके जो कुछ लोग हैं वो ना बिक जाएं, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब का रोल है, आपने देखा है कि उनको कहा जाता है कि वो मसालेहत के जो हैं वो मास्टर हैं। बिल्कुल ऐसे ही 5 साल ऐसे ही नहीं करने से। हाँ, तो वो मसालेहत बेसिकली इसी तरह से करते हैं कि वो लोगों को परचेज कर सकते हैं। ही हैज़ दी पावर, ही हैज़ दी फंड, ही हैज़ दैट गट्स एज वेल कि ही कैन परचेज। तो वो उन्हें डर है इमरान खान को कि उनके भी मेंबर बिक जाएंगे, तो ही डजंट वांट कि जी उनके मेंबर की जो है हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए। फिर हमारे लिए, आवाम के लिए एक पॉजिटिव वे ये है कि जी कहीं पे भी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, जो भी चीज़ है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो ये ट्रांसपेरेंट है, जिसके लिए आवाम भी चाह रही है कि देखें ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। आई डोंट नो हिज़्ब इख्तिलाफ की जो जमातें हैं जैसे नून लीग वगैरह, वो क्यों अपोज कर रही हैं, क्योंकि उनके तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से, लेकिन उन दोनों का टारगेट पीडीएम के तौर पर यही था कि वो कहीं पीटीआई के, उनका प्लान था कि वो पीटीआई के मेंबर्स को परचेज़ करेंगे जो फॉर सेल होगा, और वो जो उनके वोट हैं वो यूज़ करेंगे और उससे वो एज लेंगे। लेकिन अभी जैसे ये सदारती ऑर्डिनेंस भी आ गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया हुआ है, तो अब थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ जाता है कि जी आइन कॉन्स्टिट्यूशन जो फोर्स करता है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो वो उन्होंने उसको इंटरप्रिटेशन करनी है, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देती है कि नहीं भाई ये ओपन बैलेट नहीं होगा, क्लोज बैलेट होगा, ठीक है, तो उसके बावजूद ये सदारती ऑर्डिनेंस वैलिड रहता है। और इसमें एक शेक है कि जी जो भी लीडर ऑफ द पार्टी है वो रिक्वेस्ट कर सकता है इलेक्शन कमीशन को कि जी उसको बताया जाए कि उसके किस मेंबर ने पार्टी के अलावा किसी को वोट दिया, तो वो आइडेंटिफाई हो सकता है। डोंट यू फील लाइक कि ये तो एक अच्छा शेक है कि मतलब अगर जिस बात पे रिजर्वेशन आ रहा है उस लिहाज से तो ये एक पॉजिटिव वो है, तो क्यों इतना ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट करके? और देखिए, हाइप तो हिज़्ब इख्तिलाफ ही कर रही है ना, बिकॉज हिज़्ब इख्तिलाफ का टारगेट ये था कि वो पीटीआई की कुछ सीटें परचेज़ करना चाहती है। दैट इज़ द एम ऑफ दिस। जबकि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि उनके कोई भी मेंबर जो हैं वो किसी और को वोट दें, वो चाहते हैं जितने भी हैं हुसोएवर कम से कम वो वोट उनको, एटलीस्ट आपका वोट बैंक से है। DGISPR साहब का बयान आया, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कैटेगोरिकली एक बात बोल दी कि पहले ढके छुपे अल्फाज में हो रही थी, अब वो बिल्कुल आउटराइटली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए जी। तो क्यों ये पीडीएम जो है वो अपने मौक़िफ़ से हटकर, जो इनका लाइन ऑफ एक्शन है उससे हटकर जो है वो इस साइड पे आ रही है? देखिए, ये पीडीएम की थोड़ी सी ये कुछ मतलब हर चीज़ के पैरामीटर्स रूल्स होते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अनएथिकल है कि आप अपने एक इंस्टीट्यूशंस को कंटिन्यूसली टारगेट कर रहे हैं, और वो इंस्टीट्यूशन सबसे मोतबर पूरे आवाम के मुताबिक है, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि पूरी आवाम ये कहती है कि सबसे मोतबर और सबसे हमेशा कंट्री के गोल्डन गार्ड्स रहे हैं। कंट्री की प्रोटेक्शन हो, कंट्री के लिए कोई भी बेहतर काम हो, कहीं सैलाब हो, आंधी हो, यही इदारा सबसे आगे होता है। उस अदारे को ये सिर्फ ये 3-4 पार्टियां जो हैं ये गैर ज़रूरी जो है वो उनको सियासत में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका आज उन्होंने आउटराइटली बिल्कुल स्ट्रेट अवे जवाब दे दिया कि प्लीज़ डोंट डू दिस, ठीक है।
माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है, ये एक तरह से इसी तरह से है। आप पॉलिटिक्स कीजिए, आपको क्या जरूरत है इंस्टीट्यूशंस के बीच में लाने की? पॉलिटिक्स करें, ठीक है, ये एक गवर्नमेंट का इदारा है और गवर्नमेंट का इदारा डेफिनेटली गवर्नमेंट के जो भी फंक्शनरीज़ हैं उसमें सपोर्टिव होता है। डेफिनेटली वो कोई किसी सियासत में या किसी रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, ना ही वो है, हमेशा उसने एज ए न्यूट्रल रोल प्ले किया और ये उसको गैर ज़रूरी तौर पर इस इंस्टीट्यूशन को बदनाम कर रहे हैं। आपने देखा कि फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी मैं पिंडी में धरना दूंगा, वो एवरीबडी नोज इट कि उनका क्या इसका मतलब है, वो इससे क्या मुराद लेते हैं। लेकिन बहरहाल अभी अल्लाह का शुक्र है कि ये जो स्टेटमेंट आ गई तो मैं समझता हूँ कि ये पीडीएम के लिए एक मैसेज है। बल्कि मेरे हिसाब से तो थोड़ी लेट आई है ये स्टेटमेंट। फजलुर रहमान साहब जिस तरीके से मतलब अपने बयान पे बयान दिए चले जा रहे थे, वही सड़क को तो उनको उसी वक्त दे देनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ इस तरह के बयान दिए हैं और ये गलत है कि आप अपने मुल्क के इदारों को टारगेट ना करें और यही इदारे हैं जिनकी वजह से आज ये मुल्क कायम है। आप देखें इस इदारे ने तो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, आपके इंटरनल क्राइसिस हों, एक्सटर्नल क्राइसिस हों, हर जगह यही एक इदारा खड़ा होता है। तो अब तो ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट आ गई है और उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि यार प्लीज़ नो मोर, ठीक है, और अब आप लोग जो है ये अपनी जो भी लड़ाई है आपस में लड़ें, जो भी आपके आइन के अंदर आपको जो लाइन ऑफ एक्शन दिया गया है, इलेक्शन में जाएं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करें, बट प्लीज़ जो है किसी इदारों को इसके अंदर ना घसीटा जाए। बल्कि मैं इस बात को तो इस तरीके से भी लूँगी कि ऑलरेडी हम एक्सटर्नल थ्रेट्स तो फेस कर ही रहे होते हैं। कश्मीर इशू को ले लें, हम ऑलरेडी बहुत सारी जंगें लड़ रहे हैं जो एक्सटर्नल जंगें हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ें, इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करेंगे तो आप सामने वाले को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस तरीके से? देखिए डेफिनेटली ये जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, एंटी स्टेट एलिमेंट्स, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में इस डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, वो इस तरह के लोगों को कैच करते हैं और उनकी इस तरह की स्टेटमेंट्स को लेके आगे बढ़ाते हैं और एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। तो देखें ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन चीज़ों को लेकर लोग गलत साइड पे निकल जाते हैं। आपने देखा कि ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी कुछ लोग अब सामने आए हैं और उन्होंने बताया कि हमें किस तरह से जो है वो इंडियन रॉ ने हमें जो है वो मिसगाइड किया, हमसे गलत तरह की जो है स्टेटमेंट्स दिलाने की कोशिश की और हमें मिसयूज़ पर करने की कोशिश की अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। बहुत सारे इनकी फंडिंग्स के देखें बिल्स वगैरह, ये डोजियर जो आपने देखा है जो लगा है उसमें सारे ये इनके जितने भी इन्होंने ये जो इनके कौंसलेट हैं जहाँ जहाँ ये जो फंडिंग करते रहे हैं उस सब के सबूत हैं कि ये तालिबान को देते रहे हैं, ये जो जमातुल अहरार है उसको देते रहे हैं, ये जो आपकी है इस्लामिक स्टेट नामी तंजीम दाइश जिसे आप कहते हैं इसको इनकी फंडिंग है। तो वो सारे बिल्स, वो सारे रसीदें, वो सारे सबूत जो हैं कलभूषण का आपको पता ही है, उसका भी डोजियर हम दे चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, उसका डोजियर हमने दे दिया है कि व्हाट ही इज़ बीन डूइंग और ये यहाँ क्या कर रहा था, एक सर्विंग ऑफिसर था और ये चीज़ें ये करता रहा, इससे इसके राब्ते थे, ये इसके पास शनाख्ती कार्ड निकला है, तो थिंग्स लाइक दैट। तो ये इस तरह के एलिमेंट्स को अगर हमारे अपने ही लीडर्स, ठीक है, जिनको आवाम लीडर कहती है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनके पास एक पॉपुलैरिटी है, वो खामखा अपने इस कंट्री के अगेंस्ट काम ना करें, स्टेट में कोई बात नहीं आनी चाहिए। तो वो उनको ये पॉलिटिक्स करनी चाहिए बट ऐसे कोई इस तरह की एंटी स्टेट स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। मतलब पॉलिटिक्स काबिल कबूल है लेकिन वो पॉलिटिक्स काबिल कबूल नहीं है जो कंट्री के स्टेक, जिस पे कंट्री का स्टेक है, तो उनकी लीडरशिप है, बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह का पाकिस्तान को कायम रखे इंशाल्लाह। बेशक ये जो मर्जी इनमें से कोई करे वो इंशाल्लाह ताला सामने आ जाएंगे कि वो एंटी स्टेट है और लोग भी उनको फिर रद्द कर देंगे। बेशक। बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर्ड नदीम एसएम नदीम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका ही बहुत नज़ीम बातें आपने सुनी नदीम साहब की और एक चीज़ बहुत अच्छी मैंने आज ऑब्जर्व की कि नदीम साहब बहुत पॉजिटिव है गवर्नमेंट के रोल को लेकर कश्मीर के लिए और जो है वो मिलिट्री स्टांस को लेकर कश्मीर के लिए बहुत पॉजिटिव है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो कश्मीरियों के हक में बहुत बेहतर होगा। और वैसे भी याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। इसी पैगाम के साथ अपनी होस्ट अर्शिया को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।